गाइस, तो आज हम चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स, सबसे पहले ये समझो बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या। मॉलिक्यूल्स आप सब जानते हो, आप सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल्स जब दो एटम्स एलिमेंट्स मिलते हैं तो हम इन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। और अब जो हमारे बायोलॉजी में यूज़ होते हैं, जो हमारी बॉडी में होते हैं, अर्थ क्रस्ट में होते हैं या बायोलॉजी के मीन में, तो हम इन्हें बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी, जो हमने आज अभी तक जितनी भी स्टडी करी है, तो हमने इससे क्या कंक्लूड करा है कि जो अर्थ क्रस्ट होते हैं और लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में हम नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे और लिविंग में लिविंग, ठीक है। तो जो लिविंग बींग्स हैं उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होता है, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट यानी कि नॉन लिविंग बींग्स में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनऑर्गेनिक आप तो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से केमिस्ट्री जानते होंगे, तो जस्ट थिंक कि जैसे कि सल्फ़र, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। मीन्स कि अर्थ क्रस्ट में नॉन लिविंग बींग्स में हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल कम मिलता है और लिविंग बींग्स में ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा मिलता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आज पढ़ेंगे एनालाइजिंग। अब एनालाइजिंग हमारी दो तरीके की होती है एनालाइजिंग करना, ठीक है। एक होती है हमारी ऑर्गेनिक, ठीक है, दूसरी होती है हमारी इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक वाली, ठीक है। ये हमारी कौन सी है? ऑर्गेनिक वाली, ठीक है। ये हमारी है ऑर्गेनिक वाली। ऑर्गेनिक में हम क्या करेंगे, जैसे कि लिविंग केमिकल मॉलिक्यूल्स जो होंगे। अब जैसे कि देखो, अगर मान लो जैसे कि मैं हूँ, अगर आई एम द लिविंग बीइंग, अगर कोई जानना चाहता है कि मेरे अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा, इनऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा, एनालाइज करना चाहता है, तो ये जैसे कि मेरे जो स्किन है उसे काट लेगा और लिविंग टिश्यू बना लेगा, ठीक है। लिविंग टिश्यू हो गया ये। अब उसे ग्राइंड करेगा Cl3CCOH, ठीक है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ क्या करेगा? ग्राइंड करेगा। जब ग्राइंड करेंगे तो क्या बन जाएगी? पेस्ट बन जाएगी। अब पेस्ट बनने के बाद हम इसे फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर कैसे करेंगे? एक कोई कंटेनर लेंगे, उसके ऊपर लिख देंगे चाय छन्नी, ठीक है, चाय छन्नी रख देंगे, ठीक है। अब चाय छन्नी के बाद आपने कभी चाय तो छानी होगी ऑफ कोर्स, तो जो इसका लिक्विड पार्ट होता है वो नीचे आ जाता है और जो टी के ये होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऊपर रह जाएंगे। तो जो नीचे हो गया यानी कि वो फ़िल्टर हो गया, तो इसे वो हमारे एसिड में सॉल्यूट होते हैं, यानी कि एसिड के अंदर हम अगर इन्हें घुलाएंगे तो ये एसिड सॉल्यूबल होएंगे, ठीक है। और जो हमारे ऊपर रह गए उन्हें हम बोलते हैं रिटेंटेड। ये होते हैं हमारे एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एसिड इनसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल में। अब देखो जो सॉल्यूट होंगे वो अब देखो जो नीचे आ गए, ठीक है, वो ऑफ कोर्स इनका साइज़ छोटा होगा, ठीक है। इनका साइज़ क्या होएगा? छोटा होएगा। 16 to 800 डाल्टन्स के बीच में इनका साइज़ होएगा, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल। और ये क्या हमारे फिल्ट्रेट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें एसिड सॉल्यूबल पूल की, किसकी? एसिड सॉल्यूबल की, तो ये हमारे क्या होते हैं? रिटेंटेट होते हैं। आई होप रिटेंटेट होते हैं, ठीक है। और ये हमारे होते हैं ग्रेटर देन 800 डाल्टन्स क्या होते हैं? इनका साइज होता है, ठीक है। यानी कि 800 डाल्टन से क्या होते हैं? ये बड़े होते हैं, इसलिए हम इनका नाम क्या लिखते हैं? बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब देखो जो छोटे होंगे, ऑफ कोर्स जो छोटे होंगे यानी कि जो एसिड सॉल्यूबल है, फिल्ट्रेट है, वो किसी का मोनोमर यानी कि मोनोमर होंगे। मोनोमर का मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर हम प्रोटीन्स लें तो प्रोटीन्स का मोनोमर अमीनो एसिड्स, यानी कि अब जैसे अगर मान लो देखो, अगर मान लो जैसे कि हमारे पास ये कंटेनर है,
ठीक है। और इसमें हमने चाय छन्नी रख दी, ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स रह गए और नीचे भी कुछ आ गए। अब जो नीचे आएंगे वो छोटी छोटी यूनिट्स होंगी, तब इन्हें बोलते हैं मोनोमर। अब अगर हम इन छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ देंगे, आगे फर्दर जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा पॉलीमर। ठीक है। अब अगर ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं, सिंगल यूनिट्स हैं, तो मैंने बोलते हैं मोनोमर। जब हम इनको कंबाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा पॉलीमर। ठीक है। अब जो हमारा जैसे कंटेनर था, जो हमारे अंदर चले गए थे, वो ऑफ कोर्स मोनोमर ही होंगे। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे साइज़ के हैं, एक एक अलग अलग हैं, बट जो हमारा ऊपर है वो इकट्ठा हो जाता है, तो इसलिए बोलते हैं इन्हें पॉलीमर। और अगर हम इनको इकट्ठा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, ये हमारे मोनोमर और ये हमारे पॉलीमर। अब जो हमारी सिंपल शुगर होती है, सिंपल शुगर में दो चीज़ें आती हैं, मोनोसेक्राइड आता है और एक आता है ओलिगोसेक्राइड, जो हम आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारी सिंपल शुगर होती है। और इनका पॉलीमर क्या होता है, पॉलीसेक्राइड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, हमारे एसिड सॉल्युबल, यानी कि फिल्टर होके नीचे आ जाएंगे। और अमीनो एसिड्स को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। और साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन, यानी कि अगर हम सिर्फ अगर साइटोप्लाज्म लें तो ये क्या है, एसिड सॉल्युबल है। बट अगर हम साइटोप्लाज्म के साथ ऑर्गेनेलीज भी लें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एसिड इनसॉल्युबल पूल। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फटाफट से हम रिवाइज करते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि बायोमोलिक्यूल्स कहते कि नहीं है, और जितनी भी हमारी रिसर्चेज हुई, स्टडीज़ हुई, तो इससे हमें पता चला अर्थ क्रस्ट, यानी कि नॉन लिविंग बींग्स में हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज़्यादा होता है और लिविंग बींग्स में हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा, एनालाइज करा हमने, दो तरीके का एनालाइज होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ा। ऑर्गेनिक में हमने क्या किया, एक लिविंग टिश्यू लिया, इसे ग्राइंड कर लिया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, इसकी पेस्ट बना ली और हमने इसे फ़िल्टर कर दिया। फ़िल्टर करने के बाद कुछ चीज़ ऊपर रह जाएगी और कुछ चीज़ें नीचे रह जाएगी। अब जो नीचे रह गए, यानी कि वो छोटे छोटे साइजेस होंगे, तो इन्हें बोलते हैं फ़िल्टरेट। और जो बड़े वाले साइज़ हैं, यानी कि फ़िल्टर नहीं हो सकते, उन्हें बोलते हैं हम रिटेंटेट। रिटेंटेट को हम एसिड इनसॉल्युबल भी कहते हैं, क्योंकि एसिड में सॉल्युबल नहीं होते। और फ़िल्टरेट को हम एसिड सॉल्युबल पूल भी कहते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, एसिड इनसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल। सॉल्युबल जैसे कि फ़िल्टर हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, 800 से लेस साइज़ है इनका, तो इन्हें बोलते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल, और ये मोनोमर्स होते हैं। ठीक है। और एज हमने देखा कि एसिड इनसॉल्युबल जो ऊपर रह गए, उनके साइजेस बड़े होंगे, तो हम इन्हें बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। और ये फ़िल्टर नहीं हो सके, इसलिए हम बोलते हैं रिटेंटेड। और ये क्या है, हमारे पॉलीमर्स हैं। ठीक है। फिर हमने कई एग्जांपल्स देखे सॉल्युबल के, जैसे कि सिंपल शुगर, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, साइटोप्लाज्म कॉम्पोजिशन। और अगर हम इन्हीं के रिस्पेक्टिव में हम इन्हें जोड़ दें तो ये पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड साइटोप्लाज्मिक प्लस ऑर्गेनेलीज रिस्पेक्टिवली बन जाते हैं, जो कि होते हैं इनके पॉलीमर्स। ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, एंड आई थिंक कि मुझे ये मार्क भी कर लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है ये। ये क्वेश्चन है कि देखो, हमारे जो लिपिड्स होते हैं, अब जो हमारे लिपिड्स होते हैं ना, उनका साइज़ जो होता है ना, वो 800 डेल्टन से काफ़ी छोटा होता है। बट सिंस ये हमारे पास बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते, सिंस ये हमारे पास बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते, मीन्स हम इन्हें फिल्टरेट नहीं कंसीडर करते। ऐसा क्यों होता है? अब इसे समझने से पहले आई वॉन्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल, कि आपने कभी दूध को छाना है। अब जैसे कि हमारे पास दूध होता है, हमारे पास जैसे मान लो एक कंटेनर है, इसके अंदर अगर हम मिल्क डालें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चाय छन्नी से अगर हम इन्हें छानने की कोशिश करी तो मिल्क नीचे आ जाएगा, नो डाउट।
ठीक है, आप सबने करा होगा। बट अगर हम कोई आपने मलाई देखी है, मलाई जो दूध की मलाई होती है या मक्खन हो गया, अगर हम इसे चाय छन्नी से छान लें ना तो इसे टाइम भी काफ़ी लगेगा और काफ़ी कम मिल्क आएगा, और जो बाकी का इसका सॉलिड सॉल्यूबल होगा ना वो क्या होएगा, वो ऊपर ही रह जाएगा, यानी कि वो रिटेंटेड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने इससे कहना क्या चाहती हूँ मैं, इससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये देखो, अगर मिलाई भी दूध थी और दूध भी दूध था, दोनों थिंग एक ही जैसे थे। ठीक है, डिफरेंस क्या था कि जो मिल्क था वो लिक्विड था। ठीक है, ठीक है, अब जब हम लिक्विड को किसी चीज़ को अगर हमने जैसे कि अब जो मलाई है वो क्या है, पेस्ट है इसका, किसका, दूध की पेस्ट ही है ये, है ना। जो हमारी मिलाई है वो कैसी है, दूध की पेस्ट ही है, मिल्क की पेस्ट ही है। ठीक है, यानी कि अगर हम पेस्ट को, किसी चीज़ के पेस्ट को डालने की कोशिश करेंगे तो इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा बन जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करो, अब जो दूध था, दूध का साइज़ काफ़ी कम था, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से, तो वो फिल्टरेट हमारा हो गया। ठीक है, बट अगर हम मिलाई की बात करें तो मिलाई के काफ़ी बड़े पार्टिकल्स हो गए। क्यों, क्योंकि दूध की मिल्क की क्या हो गई, ये पेस्ट बन गई। ठीक है, और ये ऐसी पेस्ट है जो कि क्या हो गई, कॉन्जुगेट हो गई। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि इसने छोटे 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 वेसिकल्स बना लिए, वेसिकल्स, अब छोटे 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 ग्रुप बना लिए। ठीक है, अब वो ग्रुप पेन की इतनी अटैचमेंट है कि छूटना नहीं चाहते एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के क्लोज ही रहना चाहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी पेस्ट थी वो नहीं जा पाई, फिल्टरेट नहीं हो पाई, जो हमारा मिल्क था वो फिल्टरेट हो गया। सेम केस होता है हमारा लिपिड्स के अंदर, जो लिपिड्स होते हैं। अब हमने ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक के एनालिसिस में, कि हम इसकी पेस्ट बना लेते हैं, और पेस्ट इनसॉल्यूबल भी होती है, इनसॉल्यूबल भी होती है, नो डाउट। अब जो हमारे लिपिड्स होते हैं ना, अब जब इनका पेस्ट बनाते हैं, ग्राइंड करके जब इनकी पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट बनाने के बाद ये ऊपर रह जाते हैं, क्योंकि ये क्या बना लेते हैं, वेसिकल्स बना लेते हैं, कॉन्जुगेट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। Why lipids are not considered as macromolecules since it have a size less than 800 daltons, because it forms vesicles on grinding and they are not able to pass the filtrate paper. ये filtrate paper को पास नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं इन्हें retentate। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इनऑर्गेनिक एनालिसिस। हमने ऑर्गेनिक एनालिसिस करा, इसके अंदर हमने एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पूल देखा। अब हम करेंगे इनऑर्गेनिक एनालिसिस। इनऑर्गेनिक एनालिसिस यानी कि हम देखना चाहते हैं किसी टिश्यू के अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर, कि जो ये है इसके अंदर हमारा कितना % ऑफ इनऑर्गेनिक है। ठीक है, हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टिश्यू लेते हैं, इसे हवा में रख देंगे। ठीक है, हवा में क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो इसका क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ड्राई वेट बचेगा। अब जो ड्राई वेट बचा उसे क्या कर लिया, बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद अब इसका क्या बन जाएगा, बर्न करने के बाद क्या बनती है, राख ही बचती है। अब जो राख बची, ऐश, उसे हम जाके केमिकल एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, इसलिए अब जैसे कि हम इसमें राख के साथ डील करते हैं, ऐश के साथ डील करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐश एनालिसिस भी कहते हैं। आई होप जितना मैंने समझाया आपको उतना समझ में आ गया होगा। एक फटाफट से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो उससे पहले हमने बायोमॉलिक्यूल्स देखा कि हम इसे किसे कहते हैं, कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे बायोलॉजी के मेन से इम्पॉर्टेंट होते हैं, इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चेज एंड स्टडी हम कंक्लूड करते हैं कि ऑर्गेनिक मटीरियल्स लिविंग बींग्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन लिविंग बींग्स। ठीक है, फिर हमने एनालाइजिंग देखी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक को देखा, लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया, Cl ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ हमने ग्राइंड किया, पेस्ट बनाया, फिल्टर कर दिया। तो चीज़ें ऊपर रह गई जो पास नहीं कर सकती फिल्टर पेपर को, हम इसे रिटेंटेड कहते हैं, और एसिड इनसॉल्युबल पूल कहते हैं। वेराज जो फिल्टरेट हो गई इसे बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, सिंस इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, पास हो जाते हैं, इसे माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं, मोनोमर्स होते हैं। और सिंस इनका साइज़ बड़ा होता है तो मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं, और ये होते हैं पॉलीमर, और इनके रिस्पेक्टिव सारे पॉलीमर्स हैं। ये देखो,
जो हमारा अमीनो एसिड है वो प्रोटीन का क्या होएगा, मोनोमर होएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रोटीन होगा वो अमीनो एसिड्स का क्या होगा, पॉलीमर। आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि अमीनो एसिड्स के ग्रुप को हम प्रोटीन कहते हैं, इसलिए हमारा हुआ मोनोमर। लेकिन प्रोटीन्स किससे बना होता है, अमीनो एसिड से, तो ये क्या होता है, हमारा पॉलीमर, ठीक है। सिंस ये इन सबके केसेस में होता है कि न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमर होगा वो न्यूक्लिक एसिड होगा, और जो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होगा वो न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो लिपिड्स है दिस आर नॉट कंसिडर्ड एज बायो माइक्रोमोलिक्यूल सिंस इट हैज़ अ साइज लेस देन 800 डाल्टन्स, क्योंकि ये वेसिकल्स कॉन्जुगेट हो जाते हैं, वेसिकल्स बना लेते हैं ग्राइंडिंग से, और ये फिल्टरेट पेपर को पास नहीं कर सकते। एंड इनऑर्गेनिक एनालिसिस हम किसे कहते हैं कि जो हम इनऑर्गेनिक को टेस्ट करना हो, पहले हम टिश्यू को एयर ड्राई कर लेंगे, हवा में रख देंगे, पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा, ड्राई वेट रह जाएगा, बर्न हो गया, कैश बन जाएगा, एंड केमिकल एनालिसिस कर लेंगे, जिसकी वजह से हम देख पाएंगे कि इनऑर्गेनिक एनालिसिस इनऑर्गेनिक से टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी समझ में आया हो तो शेयर कर देना वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें, और लाइक भी कर देना वीडियो को। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है या फिर कुछ भी मुझसे और समझना है कि आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और बेटर परफॉर्म करूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।